को उच्चतम न्यायालय कराया था हमारी संघीय न्यायपालिका के रूप में जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च संस्था है हमारी न्याय की, उसके संदर्भ में हमने आपको सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारा उच्चतम न्यायालय, हमारे सर्वोच्च न्यायालय का हमने आपको संगठन बताया था। आज हम आपको उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसके जो क्षेत्राधिकार हैं, उसके जो कार्य हैं, उनका हम उल्लेख कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। लेकिन ये जो काम करता है, ये संविधान की सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करता है, संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत अपना कार्य निर्वहन करता है। जहां तक हमारे उच्चतम न्यायालय के प्रमुख अधिकार क्षेत्रों की बात है, तो उसमें इनका पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब वे मुकदमे जो सीधे उच्चतम न्यायालय से शुरू किए जाते हैं, यानी कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में उनको शुरू नहीं किया जा सकता। समझे? दोबारा समझो कि वे मामले, वे मुकदमे जो सीधे तौर पर उच्चतम न्यायालय से शुरू किए जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा जब केंद्र का किसी राज्य से कोई विवाद हो, जब राज्य का किसी राज्य से कोई विवाद हो, जब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो, ये तीन। जब केंद्र का किसी राज्य से अथवा राज्यों से कोई विवाद हो, जब राज्य का किसी राज्य से अथवा राज्यों से कोई विवाद हो, और तीसरा है देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद। अगर ये विवाद हैं, तो ये ऐसे विवाद होंगे जिनको सीधे से तौर पर कहां शुरू किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही उनको सुनवाई के लिए सीधे तौर पर रखा जाएगा। दूसरा है सीमावर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सीमावर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत हमारे मूल अधिकार आते हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक देश का संविधान देश के जिम्मेदार नागरिकों को उनके जीवन निर्वाहन के लिए कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है, जिनको हम मूल अधिकारों के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक तौर पर संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, वर्तमान में उनकी संख्या 6 है, क्योंकि संपत्ति का जो मूल अधिकार प्रदान किया गया था, उस संपत्ति के मूल अधिकार को 76वें संविधान संशोधन के माध्यम 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जो हुआ था, उसके माध्यम से उसको समाप्त कर दिया है। वर्तमान में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, वह मूल अधिकार नहीं है। अप टू आर्टिकल 300 के पैराग्राफ में इसको केवल और केवल एक लीगल राइट माना गया है, कानूनी अधिकार माना गया है। तो नागरिकों को प्रदान जो मूल अधिकार संविधान ने किए हैं, अगर कोई नागरिक, अगर उसको वो मूल अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं या प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, या उसके अधिकारों का कहीं कोई हनन हो रहा है, तो वह नागरिक चाहे तो अपने राज्य के उच्च न्यायालय में, अथवा चाहे तो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की न्याय की लड़ाई लड़ सकता है, अपने अधिकारों के न्याय की मांग रख सकता है। यह इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। और मूल अधिकारों को जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय और स्टेट्स में जो उच्च न्यायालय हैं, उनको यह अधिकार संवैधानिक तौर पर दिया गया है कि वो इन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। और 5 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया है, उसके
तहत ये 5 लेख जारी कर सकते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख पहला, परमादेश लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा का लेख पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा का लेख और आपका उत्प्रेषण लेख, और 5वां जो आपका है वह है कि संविधान ने जो मूल अधिकार नागरिकों को दिए, जब तो हमारे संविधान को हमने जीवंत भी कहा कि अगर उन मूल अधिकारों में अगर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करने में कहीं भी कोई कठिनाई आ रही है, या फिर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति संवैधानिक मर्यादाओं से ऊपर जो उसको अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं, अगर उनसे ऊपर जाकर के दूसरे क्षेत्रों में जाकर के भी अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र का हनन कर रहा है, तो इससे क्या होगा? नागरिकों की गरिमा, नागरिकों के सम्मान पर उसका असर पड़ेगा। और जीवन जीने के लिए जो बुनियादी अधिकार होंगे वो अगर प्राप्त नहीं होंगे, तो हमारा जो संविधान का जो मूल उद्देश्य है, और वो मूल उद्देश्य है कि हम सर्वांगीण विकास कैसे करें नागरिक का, उस सर्वांगीण विकास को बाधा पहुंचेगी। और उसी को दूर करने के लिए हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय के जो संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है, जो संविधान की व्याख्या करने का दायित्व सौंपा गया है, उसी के अंतर्गत वह रिट जारी करता है। ठीक है, अगला है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी कि अधीनस्थ, मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय तो हमारा सर्वोच्च स्तर है न्यायपालिका का। निम्न स्तर पर जो न्यायालय है हमारे, जैसे सिविल न्यायालय हैं, उसके बाद हमारे जिला स्तर पर जो न्यायालय हैं, और राज्य स्तर पर जो हमारे उच्च न्यायालय हैं, और सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से अगर कोई पक्ष अगर संतुष्ट नहीं है, तो वह न्याय प्राप्त करने के लिए उस अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है कि वह पीड़ित पक्ष को, जो संतुष्ट नहीं है अधीनस्थ न्यायालयों के न्याय से, उनको संतुष्ट करने के लिए ऐसे मामलों की सुनवाई करे। तो उनको हमने किसमें रखा है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अपीलीय क्षेत्राधिकारों को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है हमारा संवैधानिक अपील, दूसरा है हमारा दीवानी अपील, तीसरा है हमारा फौजदारी अपील, और चौथा है हमारा विशिष्ट अपील। इस अपीलीय क्षेत्राधिकार को हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। पहला संवैधानिक अपील, दूसरा दीवानी अपील, तीसरा फौजदारी अपील और चौथा विशिष्ट अपील। संवैधानिक अपील का मतलब क्या है? संविधान के अनुच्छेद 132 में, संविधान के अनुच्छेद 132 में यह स्पष्ट किया गया है कि जब हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे, जब हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, जब हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि उक्त विवाद में संविधान की व्याख्या के प्रश्न निहित हैं, उक्त विवाद में संविधान की व्याख्या के प्रश्न निहित हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों की अपील सुन सकता है, जो किसके अंतर्गत आएगी? संवैधानिक अपील। जब हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि उक्त विवाद में संविधान की
व्याख्या के प्रश्न निहित हैं तो ऐसे मामलों की सुनवाई संवैधानिक अपील के माध्यम से उच्चतम न्यायालय कर सकता है। दूसरा है दीवानी अपील। दीवानी अपील, दीवानी मामलों का संबंध सीधे से तौर पर धन से है। जहां धन हानि हुई, राजस्व की हानि हुई, ऐसे जो मामले हैं वो दीवानी अपील के अंतर्गत आएंगे। शुरुआत में तो क्या था कि उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई दीवानी अपील के तहत करता था जिनकी दावा राशि 20,000 से ऊपर होती थी। 20,000 से ऊपर की जो दावा राशि के मामले होते थे उनकी सुनवाई करता था। परंतु 30वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह सीमा भी समाप्त कर दी गई और यह निर्णय किया गया अनुच्छेद 133 में कि अब सभी प्रकार के, यानी जो सीमा थी 20,000 से ऊपर के मामले ही सुनेगा, अब यह कर दिया गया कि सभी प्रकार के दीवानी मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय सुन सकता है। तीसरा है फौजदारी अपील। फौजदारी अपील का संबंध मारपीट से है, हत्या से है, हिंसा से है, झगड़ों से। जब अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय ने किसी अपराधी को प्राणदंड दे दिया हो और उच्चतम न्यायालय ने उस प्राणदंड को बरकरार रखा हो तो ऐसे मामले की अपील सुन सकता है। जब हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर ही उसकी उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर दिया हो और उसको प्राणदंड दे दिया हो तो उच्चतम न्यायालय अपील सुन सकता है। जब उच्च न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दे दिया हो तो ऐसे मामलों की भी सुनवाई उच्चतम न्यायालय कर सकता है, जो किसके अंतर्गत आएंगी? फौजदारी अपील के अंतर्गत आएंगे। और विशिष्ट अपील ये अनुच्छेद 136 में है। विशिष्ट अपील का उल्लेख अनुच्छेद 136 में है, जिसमें कहा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपने समस्त अधीनस्थ न्यायालयों, हमारा उच्चतम न्यायालय अपने समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है, केवल सैन्य अभिकरणों को छोड़कर। सेना संबंधी जो मामले हैं उनको छोड़ करके जितनी भी अधीनस्थ अदालतें देश में हैं उन समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकता है, जो किसके अंतर्गत आएगी? विशिष्ट अपील आर्टिकल 136 के अंतर्गत। तो ये आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार था। अपीलीय क्षेत्राधिकार को हमने 4 भागों में बांट दिया: संवैधानिक अपील, दीवानी अपील, फौजदारी अपील, विशिष्ट अपील। संवैधानिक अपील अनुच्छेद 132, जिसमें क्या कहा गया कि जब हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि कोर्ट बाद में संविधान की व्याख्या के प्रश्न निहित हैं तो अपील की जा सकती है। दीवानी अपील आर्थिक धनहानि से संबंधित है और जिसमें हमने कहा था कि शुरुआत में तो 20,000 से अधिक की दावा राशि के मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय करता था, परंतु 30वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 133 में यह स्वीकार किया गया है कि आप सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय कर सकता है। फौजदारी अपील, जब हाईकोर्ट ने किसी अपराधी को, किसी पीड़ित को प्राणदंड दे दिया हो, 4 वर्ष का कारागार दे दिया हो, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को, उन्मुक्ति को रद्द कर दिया हो, तो ऐसे सिचुएशंस में और उच्चतम न्यायालय अपील सुन सकता है। और चौथा है विशिष्ट अपील आर्टिकल 136, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, मैंने आपको यह बताया साथ में कि सेना के मामलों को छोड़कर, सैन्य उपकरणों को छोड़कर अपील सुन सकता है। तो ये हमारी अपीलीय क्षेत्राधिकार था। चौथा है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या? अभिलेख को अब रिकॉर्ड कैसे? संविधान के अनुच्छेद 129 में, संविधान के अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को क्या माना गया? अभिलेख न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय से आशय क्या है? 2 आशय निकलेंगे इससे। कितने आशय निकलेंगे? 2। पहला आशय क्या
भविष्य में सुरक्षित रखा जाए। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने अगर किसी विषय पर कोई निर्णय दिया है तो अधीनस्थ न्यायालय उसको आधार मान करके उसी के आधार पर ऐसे केसों का फैसला कर सकते हैं। समझे? समस्त अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बतौर प्रमाण मानेंगे, इसलिए उस निर्णय को भविष्य में सुरक्षित रखा जाए। और दूसरा अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों की अगर कोई अवहेलना करता है, कोई अवमानना करता है, तो उसके लिए न्यायपालिका दंड मुकर्रर कर सकती है, दंड घोषित कर सकती है। तो ये अवलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में इसका उल्लेख है, जिसमें दो आशय हमने बताए। पहला आशय हमने आपको बताया कि जब उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भविष्य में बतौर प्रमाण हेतु सुरक्षित रखे जाएंगे, और दूसरा हमने बताया कि न्यायिक अवमानना का दोषी होने पर उच्चतम न्यायालय दंड की कार्रवाई कर सकता है। तो ये आता है अवलेख न्यायालय। पांचवा इसका जो कार्य है वो है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में स्पष्ट कहा गया है कि देश का राष्ट्रपति संवैधानिक मुद्दों पर, देश का राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक मुद्दों पर, संवैधानिक मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परामर्श ले सकता है। लेकिन याद रखना, ना तो उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है और ना देश का राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अगर किसी मसले पर राष्ट्रपति ने, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, अगर किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति ने अगर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी है और उच्चतम न्यायालय ने उस मुद्दे पर राष्ट्रपति को सलाह दी है, लेकिन राष्ट्रपति ने उस सलाह के अनुरूप कार्य अगर नहीं किया है, तो क्या देश का राष्ट्रपति न्यायिक अवमानना का दोषी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं है, वो सलाह है। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत देश का राष्ट्रपति संवैधानिक मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन विशेष महत्वपूर्ण बात यही है कि ना तो उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है और ना देश का राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो ये इसके परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो ये मुख्य रूप से 5 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र हैं, कार्य शक्तियां हैं। इसके अलावा अन्य जो कार्य हैं उनमें मैं आपको बताऊं तो संविधान की रक्षा का कार्य, संविधान की व्याख्या का कार्य, ये भी देश की न्यायपालिका के ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी लिया है वह है न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य। न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसका क्या तात्पर्य है? हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के हमारे संविधान को, हमारे उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कि हमारी विधायिका यानी कि हमारी संसद और राज्य सरकारें, राज्यों में जो विधानमंडल हमारे हैं, हमारी विधायिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना। यस, संघ सूची पर वो कार्य हमारी संसद करती है और राज्य सूची पर वो कार्य हमारे विधानमंडल करते हैं। तो विधायिका का मुख्य काम है कानूनों का निर्माण करना। और संविधान कहता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या अथवा राज्य सरकारें हो, कानूनों का निर्माण जो करेंगी वो संविधान के दायरे में रहकर करेंगी। कोई भी संविधान की प्रतिकूल जाकर के कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता। तो हमारी विधायिका कार्यपालिका द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, हमारा उच्चतम न्यायालय उन कानूनों की जांच कर सकता है। जो कानून हमारी विधायिका और हमारी कार्यपालिका द्वारा बनाए गए हैं, हमारा उच्चतम न्यायालय उन कानूनों की जांच कर
कानूनों को माननीय उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है, निरस्त घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। ये बेइंतहा शक्ति हमारी न्यायपालिका को दी गई। हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका द्वारा किया जा रहे कार्यों की, बनाए जा रहे कानूनों की जांच उच्चतम न्यायालय कर सकता है। और यदि कोई कार्य अथवा कोई नियम, कोई कानून अगर संविधान की भावना के प्रतिकूल हो तो ऐसे कानूनों को वह शून्य घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। यह है न्यायिक पुनरावलोकन। अब कल के टॉपिक में आपको न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी इसका जिक्र करूंगा। साथ में हमारी न्यायपालिका में जो न्यायिक सक्रियता का जो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, इन दो बिंदुओं पर मैं कल के वीडियो में शुक्रिया।